प्रधानमंत्री मोदी का मैग्नेटिक प्रचार, अमित शाह का सियासी अरिथमेटिक और बीएस येदियुरप्पा का व्यापक जनाधार। 15 मई 2018 की दोपहर आते आते ये तीनों फैक्टर टीवी स्क्रीन पर लगातार बदलते नतीजों में नजर आते थे। विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी 100 के पार जाती दिख रही थी। कांग्रेस और सिद्धारमैया का बस्ता बंधता दिख रहा था। येदियुरप्पा एक बार फिर कर्नाटक के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरते नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार जनता ने ऐसा फैसला सुनाया कि सरकार बनाना चाह रहे किसी भी पार्टी को एड़ी चोटी का जोर लगाना ही पड़ा। बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से कुछ दूर पहले ही अटक गई। उसे 104 सीटें मिली, कांग्रेस को 78 और जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर को 37 सीटें मिली। 224 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 113 होता है और नतीजों पर नजर डालकर कोई नहीं कह सकता था कि विधानसभा में दाहिनी तरफ कौन बैठेगा। आप जानते ही हैं कि सत्ता पक्ष जो होता है सदन में दाहिनी तरफ बैठता है। बहरहाल ये जरूर तय हो गया था कि 5 साल कर्नाटक की सियासत गर्म ही रहेगी, चाहे सरकार किसी की भी बने। 5 साल में कर्नाटक की सियासत ने क्या रंग देखे, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए किस वजीर ने कुर्बानी दी और कौन सा प्यादा हलाल हुआ। नतीजे आ गए थे। 2018 के चुनाव ने कर्नाटक की राजनीति को एक नया मोड़ दिया। कर्नाटक के इतिहास में बीजेपी दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 9 विधायकों की गुंजाइश रह गई। नतीजे आ ही रहे थे। मई की दोपहर जैसे ढल रही थी, सियासी पारा उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने बलबूते सरकार बनाने की स्थिति में थे नहीं, लेकिन सबसे कम सीट लाकर भी जनता दल सेक्युलर सबसे सुकून में नजर आ रही थी। सीटें कम जरूर हुई थी, इसकी राजनीतिक नुकसान भी हुआ, लेकिन एचडी कुमारस्वामी और उनके पिता एचडी देवेगौड़ा के माथे पर शिकन उतनी गहरी नहीं थी जितनी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में देखी जा रही थी। जितनी हलचल बंगलौर में हो रही थी, उतनी ही दिल्ली में भी। आलाकमान शब्द का महत्व एक बार फिर से बढ़ गया था। दिल्ली से कई फोन बेंगलुरु गए, कुछ उठाए गए, कुछ होल्ड पे रखे गए। कौन सा फोन किसने किया ये बताएंगे, लेकिन अगले 24 घंटों में कितनी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदला, इस पर पहले बात करना जरूरी है। बीजेपी को यह मालूम था कि बहुमत का आंकड़ा न होने पर सरकार बनाने का दावा नहीं किया जा सकता और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए जेडीएस का पूरा समर्थन चाहिए था। पत्रकार अपने आराम और नींद को किनारे रख सूत्रों की शरण में थे, ये जानने के लिए पहली चाल कौन चलेगा, बीजेपी के येदियुरप्पा या कांग्रेस के सिद्धारमैया, कौन बनेगा सीएम, सभी पूछ रहे थे। लेकिन पहली चाल चल दी राजभवन ने। गवर्नर वजुभाई वाला ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का न्योता दे दिया और बहुमत सिद्ध करने के लिए पार्टी को 15 दिन का समय भी दिया। बीजेपी को बहुमत सिद्ध करने के लिए 15 दिन मिलना कांग्रेस की बौखलाहट की वाजिब वजह बना। अव्वल तो नंबर ना होने के बाद भी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिल गया, उस पर भी जो 15 दिन अतिरिक्त मिले बहुमत साबित करने के लिए, वो जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए पर्याप्त समय माना गया। कांग्रेस के लिए सबसे जरूरी था अपने विधायकों को संभाल कर रखना और उससे भी ज्यादा जरूरी यह था कि कहीं जेडीएस बीजेपी को समर्थन न दे दे। कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका था। दिल्ली से आदेश हुआ और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं को कर्नाटक भेजा गया। सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद बेंगलुरु पहुंचे इसी तरह। लेकिन वो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कांग्रेस 2017 में गोवा में हुए सियासी घटनाक्रम से सबक ले चुकी थी। अब तक सीटें कम होने के बावजूद बीजेपी ने वहां सरकार बना ली थी। इस बार कांग्रेस ने सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अदालत का सहारा लिया। 17 जून की रात 7:56 पर बीजेपी विधायक सुरेश कुमार ने ट्वीट किया, लिखा, राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। और इसी के साथ शुरू हो गया था रात भर का सियासी ड्रामा। आधा घंटा बीता था और कर्नाटक भाजपा के ट्विटर हैंडल से शपथ ग्रहण समारोह का ट्वीट भी आ गया। ट्वीट में लिखा था कि वो पल आ गया है जिसका करोड़ों कन्नडिगा इंतजार कर रहे थे। इसके बाद कहीं कांग्रेस हरकत में आई। कांग्रेस की तरफ से पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और विवेक तनखा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यपाल के फैसले पर खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन इस सब से कोई प्रभाव नहीं पड़ा और रात 9:30 बजे राज्यपाल वजुभाई वाला ने येदियुरप्पा को सबसे बड़ी पार्टी का नेता होने के नाते सरकार बनाने का औपचारिक न्योता भेजा। गवर्नर ने येदियुरप्पा से शपथ का समय बताने को कहा, साथ ही बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया। लेकिन इस बार कांग्रेस हाथ पर हाथ धरकर तमाशा देखने के मूड में नहीं थी। बाजी हाथ से जाती देख कांग्रेस साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने के मूड में आ गई। कांग्रेस ने रात 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और गवर्नर के फैसले को चुनौती देने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सुनवाई की दरखास्त की।
ड्रामा शुरू हो गया था। टीवी चैनल्स ने अपने रिपोर्टर्स को अस्तबल से निकाल दिया था। उन्हें मालूम था कि आज की रात जाग कर ही काम चलाना पड़ेगा। गई रात स्याह हो गई। पिटीशन स्वीकार करने के बाद 12:30 बजे रात के सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा के घर पहुंचे। मामला जानने के बाद सीजीआई ने रात 12:45 पर 3 जजों की बेंच नियुक्त की। मामले की सुनवाई के लिए बेंच में थे जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण। रात 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 6 पहुंचे वकील। 1993 ब्लास्ट के दोषी याकूब मेनन और निठारी हत्याकांड वाले सुरेंद्र कोहली वाले मामले के बाद ये तीसरा मामला था जब देश के सर्वोच्च न्यायालय आधी रात के बाद खुली हो। 3.5 घंटे तक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, गवर्नर और कांग्रेस जेडीएस की तरफ से आए वकीलों ने बेंच के सामने अपनी अपनी दलीलें रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार किया। जब तक यह फैसला आया सुबह के 5:30 बज चुके थे। बीएस येदियुरप्पा ने बिना समय गवाए कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। वो तीसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने इस तरह। हालांकि 2007 और 11 का मलाल येदियुरप्पा कभी भुला नहीं सकते थे। 2007 में मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हिस्से सिर्फ 7 दिन के लिए आई। 2011 में खनन घोटाले में नाम आने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। पार्टी हाईकमान से ज्यादा जल्दी येदियुरप्पा को थी और इसीलिए इस बात पर ज्यादा जोर दिए बिना कि बहुमत के लिए बची हुई संख्या कहां से आएगी, येदियुरप्पा ने पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ही ली। सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर तो रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिए 15 दिन के समय को भी कोर्ट में चुनौती दी गई थी और उसकी सुनवाई अभी बाकी थी। वो सुनवाई अगले दिन हुई। कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दलीलें देने पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में तो दखल देने से गुरेज किया, लेकिन बहुमत साबित करने के लिए बीजेपी को 15 दिन का समय दिया जाना उसे सही नहीं लगा। पूरे घटनाक्रम में यह पहला मौका था जब कांग्रेस फ्रंट फुट पर आती नजर आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 24 घंटों के भीतर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराया जाए और येदियुरप्पा बहुमत साबित करें। येदियुरप्पा के माथे पर शिकन आना लाजमी था। फिर अगले दिन शाम 4 बजे के बाद मुख्यमंत्री बने रहने के लिए पर्याप्त विधायकों को जुटाना जरूरी था। अब तक समर्थन की जितनी कवायदें की गई थी सब बेकार रही थी। दिक्कत यह थी कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व था वो भी कुछ खास असर दिखा नहीं पा रहा था। जैसे जैसे घंटे बीत रहे थे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही थी। कोई नेता, कोई सूत्र ये दावा नहीं कर पा रहा था कि बीजेपी ने विधायक जुटा लिए। हालांकि बीजेपी हार मानने को तैयार नहीं थी। दिन चढ़ने के साथ जब ये साफ होने लगा कि बीजेपी विधायक नहीं जुटा पाई है तो येदियुरप्पा के इस्तीफे के कयास लगाए जाने लगे। कुछ खबर नवीसों ने ऐसे अंदाजे भी लगाए कि येदियुरप्पा विधानसभा जाने से पहले ही राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार येदियुरप्पा अपने विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे। येदी ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन यह साफ हो चुका था कि बीजेपी के पास पर्याप्त विधायक नहीं है। सवाल सिर्फ इतना बचा था कि येदियुरप्पा फ्लोर टेस्ट फेस करेंगे या नहीं करेंगे। विधानसभा से लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। मुख्यमंत्री विधानसभा और कर्नाटक की जनता को संबोधित करने के लिए खड़े हुए। येदियुरप्पा ने कहा, मैं बिना रुके पूरे प्रदेश की यात्रा करूंगा। हमें राज्य से जबरदस्त प्यार और समर्थन मिला है। मैं 2019 के लिए वादा करता हूं कि हम सारी 28 लोकसभा सीटें जीतेंगे। मैं आराम नहीं करूंगा, मैं लड़ाई जारी रखूंगा, इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। मैं कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देता हूं। 2.5 दिन के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा इस्तीफा दे चुके थे। सवाल एक बार फिर वही था, कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब इस घटनाक्रम की पटकथा लिखी किसने थी? दरअसल ये सब तय तो उसी दिन हो गया था जिस दिन राज्य में चुनाव के नतीजे आए थे। उस दिन देवेगौड़ा के पास दिल्ली से एक फोन आया। फोन करने वाले ने त्रिशंकु विधानसभा की हालत में जो फॉर्मूला बताया उससे सरकार बनने का इंतजाम लगभग तय हो गया था। किसने किया था ये फोन? क्या बात हुई कि कुर्सी तक पहुंचने के बाद भी बीजेपी को नीचे उतार दिया गया? 10 साल से ज्यादा कर्नाटका की राजनीति को कवर कर रही पत्रकार स्वाति चंद्रशेखर बताती हैं कि देवेगौड़ा को फोन करने वाली सोनिया गांधी थीं। सोनिया गांधी ने देवेगौड़ा को सीधा सीएम की कुर्सी का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मत दीजिए, जेडीएस और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री आपकी ही पार्टी से होगा। फोन पर देवेगौड़ा ने सोनिया को आश्वासन दे दिया कि वो बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। स्वाति बताती हैं कि इसके बाद उसी दिन बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने भी देवेगौड़ा को फोन किया, लेकिन बात या तो हो नहीं पाई या बन नहीं पाई। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं के बीच सधासधी हो गई थी कि बीजेपी को रोकने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो साथ भी आ जाएंगे। अंत में हुआ भी ऐसा ही।
ये राजनीतिक गठजोड़ सबके लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि कांग्रेस के मुकाबले लगभग आधी ही सीटें जेडीएस की झोली में थी। फिर भी कांग्रेस ने जेडीएस को मुख्यमंत्री पद देने का फैसला लिया। यह भी दिलचस्प है कि दोनों पार्टियां दशकों तक एक दूसरे की राजनीतिक दुश्मन रही थी, पर फिलहाल दोनों पार्टियां अपने तमाम मतभेदों को भुलाकर गठबंधन का ऐलान करने को राजी हो गई थी। इसी तरह 23 मई 2018 को कुमारस्वामी दूसरी बार कर्नाटका के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं और यहीं से शुरू हो जाता है एक दूसरा काउंटडाउन। आखिर कितने दिन टिक सकता था यह बेमेल जोड़? 2 महीने भी नहीं बीते थे कि दरारें नजर आने लगी। जुलाई के महीने में बेंगलुरु में मुख्यमंत्री कुमारस्वामी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मन से कहा, आप सभी यहाँ गुलदस्ते लेकर मुझे शुभकामनाएं देने के लिए खड़े हैं। मैं खुश हूँ कि आपका एक भाई राज्य का मुख्यमंत्री बना है, लेकिन मैं खुश नहीं भी हूँ। मुझे गठबंधन का दर्द पता है। मैं विषकंठ बन गया हूँ और इस सरकार के दर्द को निगल रहा हूँ। कुमारस्वामी जब ये बयान दे रहे थे तब वो एक गमछे से अपने आंसू भी पोंछ रहे थे। अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में कुमारस्वामी की रोते हुए तस्वीरें चस्पा थी और हेडिंग लगी, गठबंधन सरकार का दर्द बयान कर रोने लगे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी। शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे कांग्रेस और जेडीएस के नेताओं में मनमुटाव भी शुरू हुआ और सबसे पहली वजह बनी नई सरकार का बजट। दरअसल कोई भी सरकार कार्यकाल पूरा होने के बरस में अपना आखिरी बजट जनवरी फरवरी में पेश कर देती है। ये अंतरिम बजट होता है। अगर वही पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो थोड़े बहुत बदलाव के साथ लगभग वही बजट लागू कर दिया जाता है। लेकिन अगर सरकार बदल जाती है, लाजमी है कि नई सरकार जो आएगी वो एक बजट पेश करेगी जो उस साल का प्रॉपर बजट माना जाएगा। पिछली सरकार में सिद्धारमैया इस तरह के बजट पेश कर चुके थे। पत्रकार स्वाति चंद्रशेखर कहती हैं कि कुमारस्वामी और सिद्धारमैया के बीच ठनाठनी का ये पहला मौका था। सिद्धा नहीं चाहते थे कि उनकी सरकार के बजट को बदला जाए, लेकिन कुमारस्वामी माने नहीं। ये पहला मौका नहीं था जब गठबंधन सरकार के नेता रस्सी को अपनी अपनी ओर खींच रहे थे। बीबीसी से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार इमरान कुरैशी कहते हैं कि जब सरकार में मंत्री पद बांटने की बारी आई तब भी दोनों पार्टियों में अनबन हुई। यह अनबन तो ऊपर की थी, अंदर मामला और गंभीर था। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने तय कर लिया था कि साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन अलग अलग जिलों में दशकों से एक दूसरे को दुश्मन बताने वाले कार्यकर्ताओं को साथ आना हजम नहीं हो रहा था। उनके लिए ऑकवर्ड हो गया था। फिर बारी आई लोकसभा चुनाव की। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। राज्य में सरकार गठबंधन की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस दोनों को सिर्फ एक एक सीट मिली। एक निर्दलीय समर्थन के साथ बीजेपी प्लस के खाते में गई और उनकी सीटें हुई कुल 26। जेडीएस कांग्रेस के गठबंधन के लिए यह दुखद स्थिति थी और दोनों के लिए इससे भी दुखद ये था कि लोकल नेता हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि तुम्हारी वजह से हुआ है। इस चुनाव का चौंकाने वाला नतीजा यह भी आया कि कुमारस्वामी के बेटे निखिल भी अपनी सीट नहीं निकाल पाए। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले जनवरी 2019 में एक ऐसा घटनाक्रम कर्नाटक में दिखा जिससे लगने लगा था कि सरकार गिर जाएगी। दरअसल जितनी अनबन कांग्रेस और जेडीएस में चल रही थी, उससे कहीं ज्यादा आतुरता येदियुरप्पा को एक बार फिर सीएम बनने की थी। इसके लिए ही येदियुरप्पा हर हथकंडा अपनाने को तैयार थे। बीजेपी कथित ऑपरेशन लोटस की फिराक में तब से थी जब से कुमारस्वामी की सरकार बनी थी, डे 1। बस उसे एक्टिव करना बाकी था। जनवरी 2019 में बीजेपी ने अपने सारे विधायक गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिए। ऑपरेशन लोटस के एक्टिव होने की खबर चलने लगी। खबर यह भी चलने लगी कि कांग्रेस के 5 विधायक हो गए हैं लापता। कोशिश तो खूब हुई, लेकिन बीजेपी इस बार कामयाब हो नहीं पाई। आखिरकार बीजेपी विधायकों को बेंगलुरु लौटना पड़ा। येदियुरप्पा निराश तो हुए, लेकिन मन छोटा नहीं किया, क्योंकि येदियुरप्पा कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की कमजोर कड़ी पर नजर गड़ाकर बैठे हुए थे। जैसा हर सरकार में होता है, कर्नाटक में भी था। कई विधायक ऐसे थे जो मंत्री बनने की लालसा लिए बैठे थे, लेकिन मौका नहीं मिला उनको। येदियुरप्पा के निशाने पर ऐसे सारे विधायकों की गिनती थी। जनवरी में जो काम नहीं हो सका वो लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा आसान हो गया। येदियुरप्पा जो हल्की हल्की चोट कर रहे थे, उसके निशान दिखने लगे। पर्दे के पीछे के डिनर, दावतों और मुलाकातों का दौर असर दिखाने लगा। जिस बात का कुमारस्वामी को डर था वो चरितार्थ होते नजर आने लगी और आखिरकार 18 जुलाई 2019 को कांग्रेस जेडीएस गठबंधन पर जानलेवा प्रहार हुआ। कांग्रेस और जेडीएस के कुल 16 विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इनमें 13 कांग्रेस के थे और 3 जेडीएस के। सारे प्यादों ने अपनी अपनी चाल सही तरीके से चली। इस बार ऑपरेशन लोटस के पीछे की तैयारी ज्यादा पुख्ता नजर आ रही थी। लोहा गर्म था और बीजेपी ने चोट की। 24 जुलाई 2018 को कर्नाटक विधानसभा में कुमारस्वामी सरकार का बहुमत परीक्षण हुआ। जेडीएस कांग्रेस गठबंधन को मिले 99 वोट और भारतीय जनता पार्टी को मिले 105।
और आखिरकार 14 महीने बाद जेडीएस कांग्रेस की मिलीजुली सरकार गिर गई। सदन की कार्रवाई के दौरान 20 विधायक विधानसभा में मौजूद नहीं थे। इनमें से 15 बागी विधायक थे। कुल 16 थे बागी, लेकिन एक विधायक ने इस्तीफा वापस भी ले लिया था, तो 15 हुई संख्या। इसके अलावा 2 कांग्रेस विधायकों ने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए विधानसभा नहीं पहुंच सकते। 2 इंडिपेंडेंट और बसपा का एक विधायक का भी फ्लोर टेस्ट में शामिल न होना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। 19 जून 2018 को जिस मलाल के साथ येदियुरप्पा ने विधानसभा में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, बीजेपी ने उसका बदला ले लिया था। कहा जाता है कि आमतौर पर जब बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाती है तो उसमें अहम किरदार होते हैं। प्लानिंग दिल्ली से की जाती है, लेकिन कर्नाटक में पूरे सियासी उलटफेर को अकेले येदियुरप्पा ने अंजाम दिया, ऐसा दावा किया जाता है। जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया था वो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसमें समुदाय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। कांग्रेस और जेडीएस से इस्तीफा देने वालों में से कई लिंगायत समुदाय से ही आए। 26 जुलाई 2019 को येदियुरप्पा ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन इस बार न तो उन्हें बहुमत की चिंता थी और न गठबंधन टूटने का डर। नंबर बीजेपी के पास थे ही। इस बार इस बात की आशंका भी नहीं बची थी कि आने वाले समय में सरकार अल्पमत में आ सकती है, और इसी तरह येदियुरप्पा का स्वप्न पूरा हुआ। सत्ता को पाने की जिद का फल उन्हें आखिर मिल गया। लेकिन येदियुरप्पा और विवादों का नाता एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरह रहा है, तो आगे भी आपको इसका दोहराव मिलेगा। सत्ता से बाहर रहने के कारण ब्यूरोक्रेसी पर पहले की तरह उनकी मजबूत पकड़ थी नहीं। अगले ही बरस दुनिया भर में कोविड की महामारी फैल गई। कोरोना काल में खराब मैनेजमेंट होने के कारण येदियुरप्पा की भारी किरकिरी हुई। बीबीसी से जुड़े इमरान कुरैशी बताते हैं, येदियुरप्पा अपने स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु के कामकाज से खुश नहीं थे। उन्होंने श्रीरामुलु की जगह मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर से कोरोना महामारी पर राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए कहा, लेकिन ऐसा करना उनके लिए और भी घातक हो गया। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि श्रीरामुलु कोरोना संक्रमितों का एक आंकड़ा पेश करते तो थोड़ी देर बाद सुधाकर दूसरा आंकड़ा सामने रख देते। इसके बाद येदियुरप्पा ने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर एस सुरेश कुमार को कोरोना महामारी के लिए इंचार्ज बनाया कि रोज जो मीडिया ब्रीफिंग होती है वो आप कीजिए। फिर श्रीरामुलु से स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार वापस ले लिया गया और डी सुधाकर को स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन दोनों ही महकमे दे दिए गए। बताया जाता है कि काफ़ी मान मनोवल के बाद, बहुत बूझने समझाने के बाद येदियुरप्पा ने यह फैसला किया था। जैसे जैसे सरकार में येदियुरप्पा का समय आगे बढ़ रहा था, उन पर आरोप भी बढ़ते जा रहे थे। भ्रष्टाचार का आरोप लगा जो येदियुरप्पा पर पहले भी लग चुका था। येदियुरप्पा की सरकार को 30% वाली सरकार कहा जाने लगा। बाद में आंकड़ा 40 हुआ जब बोम्मई आते हैं। माने कोई भी काम करवाना हो, ये 30-40 का मतलब क्या बता देते हैं कि कोई भी काम आपको करवाना है सरकारी तो 30% कमीशन लगेगा। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस जेडीएस की सरकार को, जो गठबंधन था, 10% वाली सरकार कहा था, लेकिन बीजेपी सरकार पर 3 गुना बड़ा आरोप लगने लगा। बात सिर्फ बाहर की ही नहीं थी, माहौल घर के अंदर भी खराब था। सरकार के कई मंत्री और पार्टी के नेता येदियुरप्पा से नाराज थे। वजह थी मुख्यमंत्री के दफ्तर में उनके बेटों का दखल। दरअसल येदियुरप्पा पर सबसे बड़ा आरोप यह लगता था कि सरकार उनके बेटे राघवेंद्र और विजेंद्र चलाते हैं। इस बारे में कुछ मंत्रियों ने खुलकर तो कुछ ने दबी जबान में अपना विरोध जताया भी था, और इस सारे विरोध की आवाज दिल्ली भी पहुंच रही थी। इसीलिए येदियुरप्पा के पर कतरने का फैसला लिया गया। आखिरकार दिल्ली से बुलावा आ ही गया। 16 जुलाई 2021 को एक तस्वीर सामने आई। हमेशा की तरह सफेद सफारी सूट में येदियुरप्पा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 1-to-1 मीटिंग करते नजर आए। मीटिंग से निकलने के बाद पत्रकारों ने सवाल पूछे तो येदियुरप्पा ने यही कहा कि मुख्यमंत्री बदले जाने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। दिल्ली में येदियुरप्पा की अमित शाह से भी बैठक हुई और ठीक 10 दिन बाद 26 जुलाई 2021 को येदियुरप्पा सरकार के सत्ता में 2 साल पूरे हो रहे थे और तभी येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि येदियुरप्पा की उम्र 78 साल की हो गई है, सयाने हो गए हैं, इसलिए उन्होंने पद छोड़ दिया। लेकिन जाहिर था कि वजह सिर्फ इतनी नहीं थी। येदियुरप्पा के सत्ता सुख का अंत हो चुका था, लेकिन इस बार स्थिति 2011 वाली नहीं थी। येदियुरप्पा की ताकत को बीजेपी भी बखूबी समझती है। यही वजह है कि अमित शाह मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से ज्यादा येदियुरप्पा के घर जाते हैं। बीजेपी 2011 में येदियुरप्पा को हटाकर सदानंद गौड़ा को मुख्यमंत्री बनाने का नतीजा देख चुकी थी, इसलिए येदियुरप्पा हटे तो, लेकिन इस बार अगला मुख्यमंत्री उनकी पसंद का बना। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। बोम्मई भी लिंगायत समाज से ही आते हैं, ठीक येदियुरप्पा की तरह। जुलाई 2021 से बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। शांत रहते हैं, खबरों में भी आते हैं।
अब चुनाव की गर्मी शिखर पर है, मगर येदियुरप्पा के बेटे येदियुरप्पा, बीएल संतोष, तेजस्वी सूर्या, जगदीश शेट्टर, सबकी चर्चा हो रही है, लेकिन इस चर्चा से मुख्यमंत्री बोम्मई नदारद नजर आ रहे हैं। 2018 से 2023 तक कर्नाटक में क्या क्या हुआ, इस पर यह शानदार एक्सप्लेनर तैयार किया था हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने, और कैमरे पर इसे आपके लिए रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।